नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ जीवन का आधार छिपा है त्रिदोष के संतुलन में। त्रिदोष से हमारा अर्थ है वात, पित्त और कफ। कहा जाता है कि जब वात, पित्त, कफ संतुलित रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और जीवन ऊर्जावान रहता है। वहीं अगर ये त्रिदोष असंतुलित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक जो हमारा शरीर है वो कहीं ना कहीं बेहद परेशानी में आ सकता है। ऐसे में आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम त्रिदोषों को करीब से समझेंगे, जानेंगे, इनका असंतुलन हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये भी जानेंगे और विशेष रूप से जानेंगे कि आयुर्वेद की मदद से किस तरह से हम त्रिदोषों को संतुलित कर सकते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन जोशी जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सर, जिस तरह से आज का हमारा जो विषय है वो है त्रिदोष असंतुलन। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं और आयुर्वेद में ये हम हमेशा सुनने को मिलता है कि ये जो वात, पित्त, कफ है उसी पे कहीं ना कहीं हमारा शरीर पूरा आधारित है, आयुर्वेद आधारित है। तो ऐसे में त्रिदोष क्या है और त्रिदोष हमारे शरीर के लिए क्या महत्व रखते हैं? जी, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो पंच महाभूत सिद्धांत है। ये माना जाता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। और पंच महाभूत सिद्धांत को सरलीकरण करते हुए त्रिदोष सिद्धांत लाया गया। यानी कि ये महाभूत जैसे वात है तो जिसमें वायु महाभूत और आकाश महाभूत ज़्यादा है वो वात है। ऐसे ही पित्त को अग्नि और जल महाभूत प्रधान माना गया है। ऐसे ही कफ जो है वो जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान माना गया है। तो ऐसा होता था कि किसी भी व्यक्ति में महाभूतों के घटने या बढ़ने को जानना बड़ा मुश्किल था। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको एक सूत्र रूप में त्रिदोष सिद्धांत के रूप में लाया और उन्होंने कहा कि वात, पित्त, कफ ही जो हैं ये पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो शरीर के निर्माण करने में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले दोष, दूसरे धातु और तीसरा मल। तो इसमें जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करता है वो त्रिदोष है, जिसे वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम दोष क्यों पड़ा? तो दोष नकारात्मक हम सेंस में नहीं कहते हैं इसे, क्योंकि ये दूषित करते हैं और दूषित होते हैं, इसीलिए इनका नाम, इनका एक प्रकार से अलंकृत शब्द में इसे दोष कहने लगा। ये खराब नहीं होते हैं, ये अच्छे हैं, इनसे हमारा शरीर निर्माण होता है, शरीर में ये हमारे शरीर की तमाम सारी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो लेकिन चूंकि ये दूषित होते हैं और दूषित करते हैं, इसीलिए इन्हें दोष कहा जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब हम वात, पित्त और कफ की बात करते हैं, त्रिदोष की बात करते हैं, तो अलग अलग व्यक्ति में क्या किस तरह की प्रकृति है, कौन पित्त हावी है या वात हावी, ये किस तरह से हमें खुद को पता चल सकता है कि नहीं पता चल सकता और कैसे पता लगाएं? आयुर्वेद इस बात को मानता है कि जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो तीनों दोषों से हमारा ये गर्भ बनता है और धीरे धीरे उसी से प्रकृति का निर्माण हो जाता है, यानी इसे शारीरिक प्रकृति कहते हैं। और इसमें तीनों दोषों की अपनी अवस्था होती है। ये अवस्था सभी में उपस्थित होती है, लेकिन कुछ लोगों में वात ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में पित्त ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में कफ ज़्यादा होता है, किसी में वात पित्त ज़्यादा होता है, किसी में वात कफ ज़्यादा होता है, किसी में इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की प्रकृतियाँ बताई गई है। और इससे व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं वात। तो वात के बारे में हमारे संहिताओं में या किताबों में बताया गया है कि रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। यानी इसे सरल शब्दों में हम समझें तो रूखापन, ठंडा होना, हल्का होना, खुरदुरा होना और थोड़ा सा फैलना, ऐसे गुण वात में मिलते हैं। और चलने का गुण जो होता है वो वात में ही होता है। दूसरा पित्त है जो हल्का सा ऑयली होता है, थोड़ा सा तीखा होता है, थोड़ा सा लिक्विडिटी होती है इसमें और थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है और कड़वा भी होता है। तीसरा दोष है कफ जो भारी होता है,
धीमा होता है, स्थिर होता है और ये जहाँ भी जाता है उधर चिपक जाता है, चिपकने का गुण होता है। तो अगर हम इन तीनों दोषों में अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ा फर्क है वो ये है कि चलने का गुण वात में ही होता है, चलने का गुण केवल वात में होता है। कहते हैं कि पित्त और कफ तो चल ही नहीं पाते हैं, ये बिल्कुल लंगड़े होते हैं, वात ही इनको चलाता है। तो ये वात अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होता है क्योंकि इसमें चल गुण होता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो जीवन के प्रारंभ में भी कफ होता है। जब बच्चा पैदा लेता है तो कफ प्रधान होता है, जब बच्चा जवान होता है तो पित्त प्रधान, पित्त दोष प्रधान होता है, और वही जब वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो वात बढ़ जाता है। तो ये सामान्य रूप से एक प्रक्रिया चलती रहती है, ये ऋतुओं के अनुसार भी चलती है। दिन के भी अलग अलग काल होते हैं। जब दिन का प्रारंभ होता है सुबह 6 से 10 बजे तक तो कफ का काल होता है, 10 से दोपहर 2 बजे तक पित्त का काल होता है, ऐसे ही 2 से शाम के 6 बजे तक वात का काल होता है। फिर शाम को जब 6 से 10 बजेगा रात्रि का तो कफ का काल होगा, फिर पित्त का काल 10 से सुबह 2 बजे तक, फिर 2 से सुबह 6 बजे तक वात का काल होता है। तो ये पूरी एक क्रिया है जो चलती रहती है हमारे शरीर में, जिसे हम एक प्रकार से घड़ी कहते हैं, दोसाज क्लॉक कहते हैं। इसी आधार पर हमारा सोना, खाना, रहना, क्या हमें खाना चाहिए, और इवन ऋतुएं भी इस प्रकार से आधारित होती है। वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाएगा, शरद ऋतु में पित्त बढ़ेगा, और ऐसे ही जब वसंत ऋतु आती है तो कफ बढ़ जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी प्रकृति से ये पूरी तरह से मैच करता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जैसा बाहर चल रहा है वैसा ही शरीर के अंदर चल रहा है। जी बिल्कुल। हम एक एक करके तीनों दोषों पर आएंगे और इनको बारीकियों से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि हम बात जब असंतुलन की करते हैं तो इन दोषों का संतुलित रहना कितना महत्वपूर्ण है, और जब असंतुलन की स्थिति आती है तो ये कितना हानिकारक हो सकता है। देखिए, वात की बात करें, अगर वात असंतुलित होगा यानी कि वात बढ़ जाएगा तो निश्चित है कि चल गुण बढ़ेगा। उसके अलग अलग गुण होते हैं, रूखापन बढ़ेगा, ड्राइनेस बढ़ेगी, ठंडापन बढ़ेगा। तो ऐसे में वो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसे में हमें हमारे यहाँ कहा गया है कि भोजन में आपको क्या लेना है, तो आपने हमारे यहाँ भोजन में षड रस की बात की गई है। तो कहते हैं कि वात जो है ना, वो वात के अपोजिट वाले आपको आहार करने होंगे उस समय में। तो मधुर अम्ल लवण आपको लेना चाहिए, जो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ है वो आपको वात को घटाएगी, तो आपको ऐसे आहार करनी चाहिए। ऐसे ही जब पित्त बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा एसिडिक, या समझ लीजिए कि गुस्सा, एरोगेंस बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, गैस बनेगी उसको बहुत ज़्यादा, और ऐसे में हमें उसके अपोजिट चीज़ें लेनी पड़ेगी जो पित्त का शमन करे। ऐसे ही जब कफ बढ़ेगी तो भारीपन बढ़ेगा, धीमापन बढ़ेगा, मतलब आदमी मीठा ज़्यादा खाएगा, मधुर अम्ल लवण ज़्यादा खाएगा, तो फिर जो वात के लिए जो बढ़ाने वाली चीज़ें वो कफ को मतलब कम करने के लिए देंगे। तो इस आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति को क्या क्या रोग हो सकते हैं भविष्य में। वात वाले को जैसे जोड़ों की समस्याएं हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है। पित्त वालों को अगर बाद में देखें तो वो बार बार हर चीज़ में एग्रेसिवनेस बहुत होगी तो हाइपरटेंशन हो सकता है, उसे एसिडिटी हो सकती है। कफ वाला व्यक्ति ज़्यादातर आराम तलवी होगा तो स्थूलता आएगी, तो बाद में वो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। तो इस आधार पर सारे रोगों का निर्धारण किया गया है। जी डॉक्टर साहब, अगर आधुनिक जीवन शैली की बात करें, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं कितना रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम दोषों के असंतुलन की बात करें तो आधुनिक जीवन शैली को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, आधुनिक जीवन शैली में हम भौतिक संसाधनों के दायरे में आ गए हैं, हमारी गतिशीलता प्रभावित हुई है। तो जनरली आप देखेंगे कि आज के समय में कफ से संबंधित बीमारियां ज़्यादा मिल रही है। आराम तलवी जीवन है, फास्ट फूड खाना है, तो ऐसे में ज़्यादातर आप देखेंगे तो ओबेसिटी बढ़ रही है, स्थूलता बढ़ रही है, डायबिटीज़ के कितने केसेस आप देखेंगे आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने मुख के सुख में मतलब शामिल होकर के जब खान पीन का ध्यान नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा मधुर चीज़ें लेता है, या डाइट और एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करता है, तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। तो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें या फिर आराम तलवी जीवन शैली या बहुत ज़्यादा लग्जरी जो हमें कम काम करने की तरफ ले जाती है, कम एक्सरसाइज करने की तरफ ले जाती है, ये चीज़ें डेफिनेटली आज के समय में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिल्कुल। तो बात अब यहाँ वात दोष की कर लेते हैं। वात दोष की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे वात दोष वाले व्यक्ति कैसे होते हैं और किस तरह से वात दोष हमारे शरीर को प्रभावित करता है, और आयुर्वेद के जरिए किस तरह से हम निजात पा सकते हैं, इन दोषों को संतुलित कर सकते हैं।
बहुत अच्छा सवाल है। वात दोष प्रधान व्यक्ति चलायमान होगा, वो बैठ नहीं सकता है कहीं भी। वो आप मूवमेंट में देखेंगे, एक समय में कई काम करेगा वो। उसकी स्किन जो है वो ड्राई रहेगी और हल्का सा उसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो भी शाव कलर का होगा। और वो व्यक्ति कहते हैं कि वो जब उसको नींद भी कम आएगी और वो व्यक्ति सपना भी जब देखेगा तो सपने में भी वो हवा में उड़ता हुआ सा दिखेगा अपने आप को। तो वो व्यक्ति दुबला पतला होगा, ऑब्वियसली सी बात है, बहुत चलेगा, वो स्थिर रह ही नहीं सकता है। एक समय में 4-5 काम करेगा वो, और मल्टीटास्किंग भी होता है, फ़ायदा भी है उसका, लेकिन वो व्यक्ति एक जगह टिकेगा नहीं आपको, मतलब उसका किसी एक काम में मन नहीं लगेगा, आज ये काम करेगा कल वो काम करेगा। तो ऐसे लोगों को मतलब एक प्रकार से एंजाइटी जिसे कहते हैं, अननेसेसरी फियर है फ्यूचर का, ये हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति अक्सर जो है, जैसे सर्दियाँ आएंगी तो उसे परेशानी हो जाएगी, ठंड ज़्यादा लगेगी क्योंकि शीत गुण बढ़ता है। दुबला पतला होगा तो मांस शरीर में कम होगा उसके, चूँकि वो चलता ज़्यादा है, ज़्यादा एक्टिव है, तो जोड़ ज़्यादा घिसेंगे उसको, तो संधियों की समस्या ज़्यादा होगी। तो इसके विपरीत उसे थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं आप स्नेह लीजिए, थोड़ा सा ऑयलिंग करिए अपनी, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आराम से काम करिए। तो इस प्रकार से हम चिकित्सा भी इसी जो मतलब वात वाले को है उसको जस्ट हम उसके अपोजिट चिकित्सा देते हैं। तो हम उसको कहेंगे तुम मीठा खाओ, थोड़ा मधुरम लवण का सेवन करो, आराम से रहो जीवन में, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। इसी प्रकार से पित्त वाला व्यक्ति है, पित्त पे भी आएंगे, लेकिन क्या कुछ घरेलू नुस्खे या आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर हम घर में ही किस तरह का खान पान रखें अपना? देखिए, इसमें हम लोग एक बहुत साधारण सी चिकित्सा है जो वात वाले को देते हैं, उसको कहते हैं नस्य लो। हमारे यहाँ कहा गया है कि 2 बूंद नाक में घी अगर आप डालते हैं या तेल भी डालते हैं, सिंपल आप सरसों का तेल भी डालते हैं, तो वात का शमन भी होता है। दूसरा, हमारे यहाँ एक, वैसे तो ये डॉक्टर के निर्देशन में ही लेना चाहिए, बस्ती चिकित्सा बताई है वात वालों के लिए, जो हम एक प्रकार से आप आयुर्वेदिक एनिमा आप समझ लीजिए, वो इनके लिए बहुत कारगर होती है। ऐसे कुछ छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो वात का शमन करती हैं। हमारे यहाँ गुगुलू आते हैं ऐसे, और बहुत सारे ऐसे कुछ हम घरेलू उपचार हैं, जैसे उनको लगातार नित्य अभ्यंग लेना चाहिए, जिसे हम मसाज कहते हैं, थोड़ी थोड़ी मालिश करनी चाहिए उनको। हमारे यहाँ कहा है कि मालिश ऐसे लोग रोज़ ले सकते हैं क्योंकि उनको लगातार ड्राइनेस रहती है स्किन में, तो ऑयल का एप्लीकेशन कर सकते हैं। चूँकि मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते हैं तो शिरोधारा ले सकते हैं। और ऐसे लोग थोड़ा सा अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके अपने आप को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें ये पता हो। ज़्यादा उन्हें चलने की ज़रूरत नहीं है, तो जोड़ों की समस्या हो रही है तो वहाँ पे हमारे यहाँ हम कहते हैं कि आप जानू धारा लीजिए, जानू वस्ती लीजिए। अल्टीमेटली आप घर पे भी थोड़ा सा आप मालिश कर सकते हैं, तेल की मालिश कर सकते हैं अपने उन स्थानों पे जहाँ पर आपको लगता है कि ड्राइनेस ज़्यादा है, वहाँ पर आप हल्का सा अभ्यंग करिए आप। और ये है, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है कि ऐसे लोग, कई बार आपने जैसा शुरू में ही कहा था कि मन भी प्रभावित होता है इससे, तो ऐसे लोग कई बार बेचैन होने के कारण अत्यधिक भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, तो उन्हें हमने इस प्रकार की कुछ मध्य वर्ग की औषधियाँ होती है जो इंटेलिजेंस, जो उनके सोच मतलब एक प्रकार से उनको रिलैक्स करती है, और इस प्रकार की जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इस तरह की चीज़ें हम देते हैं उनको, और वो धीरे धीरे अपने आप को बड़े अच्छे से रखते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत फ़ायदा भी है, ऐसे लोग बड़े एक्टिव होते हैं और प्रोएक्टिव होते हैं, किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटते हैं। तो हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा भी है और हर चीज़ का ज़्यादा होना नुकसान भी देता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको रिलैक्स रहना चाहिए। जी, बस इनको रिलैक्स रहना चाहिए। हम लोग इसमें पिचू धारण कराते हैं कि आप सर पे थोड़ा सा तेल रखिए यहाँ पे मर्म स्थान पर, ताकि आप रिलैक्स रहें। ऐसे छोटे छोटे उपचार हम लोग बताते हैं। और खाने में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या डेली रूटीन में ले सकते देखिए, हैं? इनको खाने में बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि घी नहीं खाना है आपको, पर इनको थोड़ा बहुत जो है घृत का सेवन, घी का सेवन अपने भोजन में कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तेल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में रुक्षता बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी ऑयली हो, ये हम लोग अलाउ करते हैं इनको खाने के लिए, जिसमें कि थोड़ा मतलब अच्छे से देसी घी का, ब्रह्मण के लिए हम लोग कहते हैं कि 1 चम्मच देसी घी खाओ, ये सभी चीज़ें हम बताते हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें नहीं लेनी है उनको, जैसे जो रुक्ष अन्न जिनको हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर वो लेते हैं तो वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं ये लोग। बस थोड़ी सी इनको अपने अपने मन और शरीर के जो प्रॉब्लम्स है उन पे कंट्रोल रखनी होती है। जी, बिल्कुल। अब पित्त दोष की यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। कैसे पहचानें कि पित्त दोष हमारे शरीर में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इसके बारे में बताएं। देखिए, वात तो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पित्त जो होता है ये हमारे शरीर में जो भी पाचन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि जो भी हम खा रहे हैं वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट हो रहा है।
हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो पित्त के फॉर्म में है। तो हम ऊर्जावान हैं तो पित्त के कारण है। तो ऐसे लोग बड़े ऊर्जावान होते हैं, हर चीज़ में बहुत एग्रेसिव होते हैं, किसी भी काम में बड़े लग के करते हैं और जल्दी नहीं करते क्योंकि इसमें हल्का सा ऑयलीनेस, स्निग्धता भी होती है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे लोग हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत तनाव लेते हैं और मतलब एक प्रकार से समझिए कि वो एग्रेसिवनेस उनके अंदर होता है कि मुझे ये प्राप्त करना ही है, जैसे भी किसी भी हद तक जुनूनी होते हैं। तो ये इनके अंदर एक प्रकार से उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, हाइपर एसिडिटी का कारण बन सकता है क्योंकि अम्लीय गुण बढ़ता है। ऐसे लोग अगर अम्ल बढ़ाने वाली चीज़ें स्पाइसी खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, तकलीफ बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, पाचन की प्रक्रिया बिगड़ती है। ऐसे लोगों को कई बार मोशंस, लूज मोशंस होते हैं। तो लेकिन इनमें हम ठीक उनको कहते हैं कि आप थोड़ा सा पित्त का शमन करने वाली चीज़ें, हाइपर एसिडिटी को यानी कि बहुत स्पाइसी मत खाइए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें मत खाइए। थोड़ा सा उनको भी हम लोग काम करते हैं पित्त का शमन करने वाली चीज़ें, क्योंकि कहा गया है उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु गुण होता है पित्त में। तो इन गुणों के विपरीत चीज़ें उनको हम लोग लेना सजेस्ट करते हैं। तो इससे उनके पित्त का शमन रहता है। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये भी पित्त प्रधान लोग बड़े ही जुनूनी होते हैं और एग्रेसिव से काम करते हैं, किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वात वाला तो शायद छोड़ देगा आधे में, वात वाला पूरा काम नहीं करेगा, पर पित्त वाला उसे पूरा कंप्लीट करेगा। तो इस तरह के नेचर्स में आते हैं जी। बिल्कुल। और अब खान पान की इनकी बात कर लेते हैं, तो क्या चीज़ों से परहेज करना चाहिए और क्या उनको शामिल करना चाहिए? देखिए, पित्त प्रकृति वालों को तो फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मिर्च मसालेदार चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तली भुनी चीज़ें तो बिल्कुल इनके लिए जहर है, खाली पेट रहना भी इनके लिए बहुत जहर है। लगातार एक छोटे छोटे अंतराल पर भोजन लेना चाहिए। इनको शीतल चीज़ें जो है, जैसे जिनकी तासीर ठंडी है, वो चीज़ें इनको ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ इस पित्त का जो स्थान है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है। तो हम लोग इसमें छाछ पीने के लिए कहते हैं, छाछ दिन में ले सकते हैं। ऐसे लोग ठंडी तासीर की चीज़ें आप ले सकते हैं, आप उससे पित्त का शमन होता है। जैसे आप ऐसे कुछ ठंडा दूध ले सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा गरम गरम चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, उससे एसिडिटी और बढ़ती है इनकी। अगर ये लोग, ऐसे लोग धूम्रपान करते हैं और मदिरापान करते हैं तो इनके लिए ये फिर बहुत ही जहर का काम करता है। तो ऐसे लोगों को ये सभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और इसके विपरीत चीज़ें करनी चाहिए, जिससे उनका जीवन भी अच्छा रहे। और चूंकि वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े टारगेट पूरा करते हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत ही उत्तम प्रकृति के माने जाते हैं। बिल्कुल। और आयुर्वेद के जरिए किस तरह से इन लोगों का ट्रीटमेंट होता है? क्या उपचार में आप लोग क्या शामिल करते हैं? पित्त का जो श्रेष्ठ उपचार है हमारे यहाँ कहा गया है कि आप उन्हें थोड़ा थोड़ा, इनको प्रॉब्लम ये होती है कि पित्त बढ़ता रहता है और पित्त का जो ऑर्गन है, जो वो लीवर है। तो हमारे यहाँ कहा गया सबसे जवान ऑर्गन जो है वो लीवर है, और जो जवानी होती है उसमें पित्त वैसे ही बढ़ता है, तो हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो इनको इसके कारण कॉन्स्टिपेशन रहता है अक्सर, तो हम लोग इसमें विरेचन देते हैं, यानी उनका मोशन क्लियर रखते हैं। ऐसे दवाइयाँ देते हैं जैसे जिनमें कुटकी जैसी द्रव्य का प्रयोग है, जो थोड़ा सा लिवर को स्टिमुलेट करती है और पित्त को बाहर निकालती है। ऐसे कुछ तथा ऐसे दवाइयाँ हैं हमारे यहाँ जो अम्ल पित्त, जैसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं, हम उनके खान पान से भी ठीक कर देते हैं। कहते हैं आप डाइट में आप ये चीज़ें लीजिए। जैसे खान पान में मैंने बताया कि आप ठंडा दूध ले सकते हैं, इनको हम कहते हैं। चाय कॉफ़ी मत पीजिए कहते हैं, मट्ठा पीजिए कहते हैं। इस तरह से हम इनको मैनेज करते हैं। जैसे आपको सीजनल जो हमारे यहाँ फ्रूट्स हैं, जैसे ककड़ी है, खीरा है, ये सब बहुत बढ़िया होते हैं। ये जो है एसिडिक नेचर को कम करते हैं बॉडी में। तो इस तरह की चीज़ें हम कहते हैं। और बॉडी की अल्कलाइन, कहीं ना अल्कलाइन, क्योंकि बॉडी का नेचर जो होता है वो अल्कलाइन है, तो अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो उससे हमारे शरीर में तकलीफ बढ़ती है जी। तो इसलिए अल्कलाइन बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हम ऐसे ही भोज्य पदार्थों का सेवन कराते हैं जी। बिल्कुल। अब कफ की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो हमारा तीसरा दोष है। तो कफ वाले अपने आप को कैसे पहचाने, क्या कुछ उनके संकेत हैं? पित्त वाले तो मध्यम काय के होंगे, आप देखेंगे तो वो मीडियम साइज के होंगे। लेकिन जो कफ वाला व्यक्ति होगा वो मतलब भारी भोजन और मीठा खाना, और आज जैसे आप कोई काम कहेंगे तो कहेंगे कल करेंगे, अरे कल करते, आराम से करते, टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप उनको दो काम देंगे तो तुम खड़े होकर काम करोगे या बैठ के, तो बैठ कर काम करना प्रेफर करेंगे। स्थिर होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा मूवमेंट प्रेफर नहीं करते। मीठा खाना, अच्छा खाना, टेस्टी खाना, फूडी होते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर। तो नेचुरली है कि जब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे तो स्थूलता बढ़ती है, मेद बढ़ता है शरीर में। और एक समय तक तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्थिर होते हैं, बड़ा ही सोच समझ के डिसाइड करते हैं। कोई भी काम बड़े सोच के 10 बार सोचेंगे करने से पहले। लेकिन खाने पीने के मामले में ऐसे लोग बड़े ही
कमज़ोर होते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, तो ऐसे लोगों को कफ से संबंधित समस्याएं, यहाँ कफ का अर्थ आप ये समझिए कि शरीर में भारीपन बढ़ना, शरीर में मंदता बढ़ना, शरीर में स्थिरता और चिपकने वाली चीज़ें जो होती है, पिछल चीज़ें होती है, इसे ऐसे हमारे शरीर में ऐसे अंग भी होते हैं, तो उन अंगों में इनको समस्याएं मिलती हैं। जी बिल्कुल। तो इनका खान पान किस तरह से होना चाहिए डॉक्टर साहब, और क्या चीज़ें इनको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, और क्या वो चीज़ें जो फ़ायदा पहुंचा सकती देखिए, इनको तो मधुर, अम्ल, लवण, ये मधु में खासकर मीठी चीज़ें तो इनके लिए जहर है। जो जैसे शक्कर से बनी हुई चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इनको नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट वगैरह इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बॉडी का ऐसा है, तो भारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो इनके लिए जो हमारा आजकल हल्के ऐसे अन्न हैं, उनका सेवन कराते हैं हम लोग। जो चीज़ें वात को बढ़ाए वो सभी चीज़ें इनके लिए योग्य है। हम जैसे आजकल श्री अन्न की बात हो रही है, मिलेट्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। और ज़्यादातर ये लोग अगर बहुत ऑयली लेते हैं, बाहर की फूड्स लेते हैं, या फिर आजकल जो पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ये सभी चीज़ें अगर वो लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, तो इनको और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है। और ऐसे कफ से संबंधित बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती है। ये डायबिटिक हो सकते हैं, प्रमेही जिसको कहते हैं, स्थूल प्रमेही हो सकते हैं। ये लोग बाद में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी समस्याओं से बढ़ने के कारण हार्ट प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं, हृदय रोगी हो सकते हैं। और चूँकि इनको साल्ट भी कम कहा जाता है लेने के लिए, हाइपरटेंसिव, उच्च रक्तचाप, और उच्च रक्तचाप, मधुमेह और स्थूलता, ये 3 तो सारी बीमारियों का कारण है। इन्हें तो कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इनको हो सकता है। तो इस तरह से हम इनको कहते हैं कि आप ये सब चीज़ें ना करें, कटु तिक्त कषाय रस का आप जो है सेवन करें, और थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। तो इनको हम कहते हैं योग करिए आप, पैदल घूमिए आप, और इन चीज़ों को इनको हम लोग कहते हैं। बिल्कुल। और इन लोगों की मदद आयुर्वेद किस तरह से करता है, किस तरह से इन लोगों का उपचार किया जा सकता है? आयुर्वेद में देखिए, जो कफज प्रकृति के लोग हैं, इनको हम लोग ज़्यादातर प्राणायाम, योग का आप योग करिए। हम इनको बताते हैं, बलार्ध तक व्यायाम कराने के लिए कहते हैं। जितना आपका बल है उससे आधे तक आप व्यायाम कीजिए, रोज़ आप व्यायाम कीजिए। थोड़ा पैदल चलिए, इनको अलाउ करते हैं हम लोग, पैदल चलिए, वॉक कीजिए इनके लिए। और अपनी दिनचर्या में एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, क्योंकि आपकी शरीर की प्रकृति कह रही है कि एक्टिविटी कम करनी है, तो आपने अपोजिट चीज़ करना है, विपरीत चीज़ करना है। तो इस तरह से ये लोग मैनेज रहते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये बड़े ही शांत होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, बड़े स्थिर होते हैं, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, और ऐसे लोगों को आप देख करके ही पहचान सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ तो हमने तीनों वात पित्त कफ को समझ लिया आपके जरिए। डॉक्टर साहब, शुरू में आपने बताया था कि किस तरह से जब ऋतुएं बदलती हैं तो प्रकृति भी बदलती है, लेकिन क्या जगह जब बदलती है इंसान की, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की प्रकृति को निर्धारित करता है या बदलता है? प्रकृति तो बदलती नहीं है इंसान की, प्रकृति तो गर्भ से जो मिल गई वही रहती है। लेकिन अब जैसे आप कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ ठंड बहुत है, तो जहाँ पर हम जाएंगे ऐसी जगह ठंडक ज़्यादा है, तो निश्चित है कि वहाँ वात प्रकृति वाले लोगों को समस्या आएगी वहाँ पर, क्योंकि वो ठंड से अवॉइड करेंगे। वहाँ कफस प्रकृति वाला सूट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा स्थूल होगा, तो उसे ठंड कम लगेगी। इसी प्रकार से कोई ऐसी जगह, आप कोई गर्म जगह चले गए, आपने जैसे स्थान परिवर्तन कर लिया, तो पित्त प्रकृति वाला गर्म जगह चला जाएगा, तो उसके बॉडी में वैसे ही ज़्यादा ऊष्मा है पित्त के कारण, तो उसे तकलीफ़ आएगी वहाँ पे। तो इस तरह से स्थान बदलने से भी थोड़ा बहुत तकलीफ़ आती है, लेकिन ये मूल रूप से हम लोग इसका जो प्रभाव पड़ता है शरीर पर, वो ऋतुओं का पड़ता है जनरली। तो ऋतु के अनुसार हमें अपना आहार विहार ठीक करना पड़ता है, यानी भोजन लेना, और अपना जीवन शैली को कैसे हम ठीक कर सकें, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। बाकायदा हमारे भारत देश में तो लगभग जो ऋतुएं हैं वो सभी जगह बराबर ही एक जैसी ही हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं तो इनको शायद थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकती है, फिर बॉडी बाद में एडजस्ट हो जाती है। बिल्कुल। हमने खान पान की यहाँ पर बात करी डॉक्टर साहब, लेकिन क्या नींद या एक्सेसिव तनाव अगर शरीर में होता है तो वो भी क्या असंतुलन का कारण बनता है त्रिदोष के? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। व्यक्ति की प्रकृति कुछ भी हो, अगर व्यक्ति रात भर जगता है तो उसका वात बढ़ता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति है वो कफस प्रकृति का ही है, अगर रात्रि जागरण करेगा तो उसका वात बढ़ेगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति वातिक प्रकृति का है और अगर दिन में सोता है तो उसका कफ बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकृति का है, वो तनाव लेता है, गुस्सा करता है, तो उसका पित्त बढ़ेगा। तो ये सामान्य रूप से ये प्रक्रियाएं, वात पित्त कफ जो है ना, ये तो हम सभी के शरीर में है और ये सभी अपने कार्य करते रहते हैं। आप यूँ समझिए कि अगर वात ना हो तो हम चले ही ना, अगर पित्त ना हो तो हम कुछ काम करें ही ना, और अगर कफ ना हो तो हम कुछ भी करें तो उसको स्थिर रूप से रखें ही ना।
तो ये इसी प्रकार से है, ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इसको त्रिदोष सिद्धांत कहा गया है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि उनके जो शरीर के भीतर की जो प्रकृति है उनके शरीर के, और जो त्रिदोष हैं वो संतुलित रहें और उनका स्वास्थ्य बेहतर बन सके? देखिए, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप किसी आयुर्वेदिक जो चिकित्सक है उससे अपना परामर्श ज़रूर लें, और आप वो बेहतर तरीके से आपको बता पाएगा कि आपका कौन सा दोष प्रधान है। लेकिन जैसा मैंने आपने सवाल पूछा, कुछ कैरेक्टर्स मैंने बताए, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप में कौन सा दोष ज़्यादा है। तो उसके विपरीत आपने आहार विहार करना है, उसके विपरीत आपने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा, ये त्रिदोष नाम भले ही इनका दोष हो, लेकिन ये बुरे नहीं हैं, ये आपके शरीर का निर्माण करते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप दोषों के अनुसार अपना आहार विहार संतुलित रखें, अपनी लाइफस्टाइल दिनचर्या को संतुलित रखें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जानकारी दी और कहा कि अपने शरीर की प्रकृति को पहचानें, अपने दोषों को पहचानें, और उसी के विपरीत, अपने दोष के विपरीत अगर आप जीवन शैली अपनाएंगे, आहार विहार अपनाएंगे, तो ज़रूर ही आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।